जिनके वीडियो बंद हैं वो वीडियो चालू करें। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया सर। सब बढ़िया। बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। देखिए, ऐसा है कि आज हम जो है कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में, कृष्णमूर्ति पद्धति होती क्या है और उसमें कितनी बारीकी से अपन अंदर जा सकते हैं, कोई घटना हमें निकालनी है तो हम जो है एग्जैक्टली जो है घंटा मिनट तक निकाल सकते हैं। उसकी विधियां अलग अलग हैं, पर वो संभव जो है केवल कृष्णमूर्ति पद्धति से संभव है। हम समझे पाराशरी से घंटा मिनट का टाइम निकालने वो संभव नहीं है, तो वो पाराशरी में लग्न के हिसाब से चलता है और लग्न 2 घंटे की, 2.25 घंटे की करीब रहती है। जब 2 पौने 2 घंटे की लगन रहेगी तो हम 2 घंटे का टाइम तो जो पाराशरी से निकाल सकते हैं, परंतु इसके अंदर घंटा और मिनट तक जो है हम किसी चीज का, घटना का निकाल सकते हैं कि कैसे क्या पोजीशन रहेगी। तो दो मोबाइल लो अपना। तो इसके अंदर जो है हम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले कोई ना कोई एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो इसके अंदर जो टेबल्स कैसे बनती हैं, पहले मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। तो टेबल को हम नक्षत्रों को किस लेवल तक ले जाते हैं, तो मैं आपको एक शेयर करता हूँ। अंकल नमस्ते। नमस्ते। ये देखिए टेबल, ये हमारी जो है मेष लगन है। मेष लगन का स्वामी जो है मंगल है। इसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? केतु आएगा, मतलब जो है अश्विनी नक्षत्र है उसका स्वामी केतु है। उसके बाद में भरणी आएगा, उसका स्वामी शुक्र है। फिर उसके बाद में कृतिका आएगा, उसका स्वामी सूर्य है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है राशि का स्वामी हो गया, ये हमारा नक्षत्र के स्वामी हो गए, और ये सब लॉर्ड हो गया। सब लॉर्ड का मतलब है हमने नक्षत्र को भी और बांट दिया अलग अलग हिस्सों में। तो आप देख रहे हैं केतु को भी हमने 9 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो केतु में सबसे पहले केतु, फिर शुक्र। जिस तरीके से महादिशाओं का क्रम चलता है उसी क्रम से हमने इसको जो है डिवाइड किया हुआ है। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जब शुक्र का नक्षत्र स्टार्ट होगा तो जो सब लॉर्ड सबसे पहले शुक्र का ही होगा। ये डिग्रीज लिखी हुई हैं, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक, कितने डिग्री से कितनी डिग्री तक जो है सब लॉर्ड है। तो इसमें जो वर्किंग होती है वो नक्षत्र के, राशि की, नक्षत्र की और सब लॉर्ड लेवल तक होती है। तो इसकी एक फिक्स टेबल है, ये टेबल फिक्स होती हैं। तो जैसे ये हो गई हमारी, ये टॉरस की हो गई 10,
वृष राशि की, ये वृष राशि को डिवाइड किया डिग्रियों में, ये जेमिनी को किया, हमारी मिथुन लगन, ये कैंसर, कर्क लगन। इसी तरीके से सारी लग्नों को जो है हम इसमें बांट देते हैं। तो इस तरीके से हम हर ग्रह का एक राशि लॉर्ड होगा, उसका नक्षत्र लॉर्ड होगा और उसका सब लॉर्ड होगा। 3 हमारे होंगे। तो इसमें हम जो है इसके आगे हम और आगे लेके चलते हैं, तो हम देखेंगे कैसे। तो इसमें हमें दोनों तरह की कुंडलियों की आवश्यकता होती है, लगन कुंडली की भी और केपी की कुंडली जो बनती है। इसमें जैसे हमने शेयर किया जाए ये कुंडली को, सभी को दिख रही है ना? जी सर। यस सर। तो देखिए ये वाली जो कुंडली हमारी लग्न कुंडली है जो पाराशरी में बनती है। ये हमारी कस्प कुंडली है। कस्प कुंडली हम केपी में देखते हैं। इसके कैलकुलेशन में और इनके कैलकुलेशन में अंतर होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो लगन कुंडली में जो ग्रह रखे हैं वही ये जो है कस्प कुंडली में भी वही मिले, ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे जो है पाराशरी के अंदर चलित कुंडली में जो है कुछ ग्रह बदल जाते थे, इसी तरीके से कस्प कुंडली में भी कुछ ग्रह बदल जाते हैं। उसका कारण यह है कि इसके अंदर जो कैलकुलेशन किया जाता है वो भावों का कैलकुलेशन किया जाता है। हर भाव का एक कैलकुलेशन होता है कि कितने डिग्री से स्टार्ट होगा और कितने डिग्री पे एंड होगा। कितने डिग्री से स्टार्ट होगा सेकंड भाव, कितने डिग्री पे एंड होगा थर्ड भाव, कितने डिग्री से स्टार्ट होगा, कितने डिग्री पे एंड होगा। उसी हिसाब से ग्रहों को डिग्री के अनुसार जो है उनको रखा जाता है। तो उसके अनुसार रखने के कारण जो है इसमें कुछ वेरिएशन आ जाता है डिग्रियों की वजह से। तो हम जो है केपी के अंदर जो ज्यादा महत्व देते हैं वो कस्प कुंडली को देते हैं भाव के लिए, और राशि में ग्रह कहाँ बैठा है वो हम लगन कुंडली से देखते हैं। ये तो हमें राशि देखनी है कि हमारा जो है सपोज मान लो बुध कहाँ बैठा है, तो हम बात करेंगे सिंह राशि में बैठा है। और जब हम भाव को देखेंगे केपी के लिए तो हम जो दूसरे कस्प पे आ जाएंगे और इसमें देखेंगे कि वो पंचम भाव में बैठा है। इसमें तो सेम है परंतु कभी कभी काफी अंतर भी आता है। ठीक है ना? एक तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी ग्रह देखना है कि ग्रह किस राशि में बैठा है वो हम लग्न कुंडली में ही देखेंगे, और कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है उसको हम कस्प कुंडली में देखेंगे। ये हमारे लिए समझना, ये बेसिक समझना बहुत आवश्यक है। अब इसके अंदर जो है ये हमारे जो है ये चक्र देख रहे हैं, ये कस्प के जो है 12 भाव हैं। 12 भाव दिए हुए हैं। 12 भाव किस तरीके से हैं? इसके अंदर जो है पहला भाव कितने डिग्री का है? 17 डिग्री 17 18। तो इसके अंदर ये बता रहा है, हम देखेंगे कैसे। तो पहले भाव का राशि लॉर्ड मंगल है, नक्षत्र लॉर्ड शुक्र है और सब लॉर्ड जो है मून है। इस तरीके से जो है हम इसको रीड करेंगे। और ये एसएस जो लिखा है इसे सब लॉर्ड बोलते हैं। सब लॉर्ड जो है तो हम ज्यादा इंटरटेन नहीं करते। कारण क्या है कि सब लॉर्ड जो सेकंड्स में टाइम यदि करेक्ट होता है तभी काम करता है, नहीं तो उसके गलत होने के चांसेस ही रहते हैं। इसलिए हम सब लॉर्ड को जो ध्यान नहीं देते।
हम जो है सब लॉर्ड तक ही देखेंगे। तो हम किस तरीके से देखेंगे? पहले भाव का तो कहेंगे पहले कस्प का नक्षत्र लॉर्ड कौन हुआ? शुक्र। सब लॉर्ड कौन हुआ? चंद्रमा। तो हम जो है इसमें सभी चीजों का महत्व देते हैं कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, इसका अपना एक महत्व है। ग्रह किस भाव में बैठा है, इसका अपना एक महत्व है। ग्रह दृष्टियां कहाँ कहाँ दे रहा है, इसका अपना महत्व है। ग्रह कौन से नक्षत्र में है, इसका अपना महत्व है। और कौन से सबलॉर्ड में है, उसका भी अपना पूरा महत्व है। तो इसमें जो भी हम स्क्रिप्ट बनाते हैं तो हर भाव के सबसे पहले हम सबलॉर्ड को लेते हैं। अभी तक हमने पाराशरी में राशियां और नक्षत्रों तक ही हमने पढ़ा था, पर इसमें शुरुआत ही सबलॉर्ड से होती है। पाराशरी में हम क्या करते थे, ये फर्स्ट हाउस के बारे में हमें देखना है तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि फर्स्ट हाउस का जो हमारा राशि स्वामी है सबसे पहले उसको देखते थे और उसकी पोजीशन हमारी किस भाव में है, कौन से ग्रहों की दृष्टियां हैं, किस नक्षत्र में बैठा है, ये देख के हम डिसीजन लेते थे। परंतु इसके अंदर जो है हम जो है भाव के स्वामी को नहीं देखेंगे, हम इसमें न नक्षत्र के स्वामी को देखेंगे, हम सीधे सबलॉर्ड को देखेंगे। तो ये क्योंकि ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाएगा तो हम सबलॉर्ड की बात करते हैं। सपोज मान लो, ये मान लेते हैं कि पहला जो है हमारा जो भाव है, जिसे कहेंगे पहला कस्प जो है, इसका सबलॉर्ड कौन है? मून। पहले कस्प का सबलॉर्ड हमारा मून है। तो मून को क्या करेंगे, फिर हम जो है यहाँ ग्रहों में देखेंगे। आपको दिख रहे हैं ये सारे ग्रह, देखिए ये तो भावों के बारे में बताया हुआ है, 12 भावों के लिए ये ग्रहों का दिया हुआ है। तो कौन सा ग्रह का राशि किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, किस सबलॉर्ड में बैठा है और कौन उसका सब लॉर्ड है, ये टेबल जो है यहाँ पे भी उसी 4 हिस्सों में डिवाइड की है, ग्रहों को भी और 12 भावों को भी। तो अब इसके अंदर जब हम देखेंगे इसको तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई फर्स्ट हाउस के बारे में हमें पता करना है कि इसकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ के बारे में देखने के लिए सबसे पहले हम चंद्रमा को उठाएंगे, जिसका सबलॉर्ड चंद्रमा है। चंद्रमा को जो है हम ऊपर आएंगे, चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है हम ये नोट करेंगे और उसका सबलॉर्ड कौन है हम ये नोट करेंगे। अब इनकी जो है स्क्रिप्ट बनती है, तो ये अभी हम पता चलेगा कि जो है हमारा इन दोनों को मिलाकर चंद्रमा को, उसके सबलॉर्ड को और सब लॉर्ड को मिलाकर एक जो है स्क्रिप्ट तैयार की जाएगी। जब हमें पता चलेगा कि हमारा जो फर्स्ट हाउस है उसका सबलॉर्ड हमें कौन कौन से भावों से रिलेटेड पॉइंट दे रहा है और वो पॉइंट्स जो है शुभ हैं या अशुभ है, उन पॉइंटों को हम देखेंगे। तो अब हम जो है किसी को, आप चाहे तो इसको नोट कर लें, तो पहले हम जो है एक स्क्रिप्ट बना लें। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट हाउस की स्क्रिप्ट लिखेंगे तो फर्स्ट हाउस का CSL का मतलब है कस्प सबलॉर्ड, तो CSL बोलेंगे कस्प सबलॉर्ड को। फर्स्ट हाउस का जो है हमारा मून है और उसका नक्षत्र स्वामी, मून का जो नक्षत्र स्वामी है वो कौन है? वीनस। इसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है? वो है वीनस।
और उसका जो सब लॉर्ड है वो मरकरी है। तो ये तीन चीजें हमने नोट की। अब इन तीन चीजों को हम कैसे देखेंगे? अब हम जो है सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो चंद्रमा है वो किस भाव में बैठा है, किस भाव में बैठा है। तो कौन से भाव में बैठा है हमारा चंद्रमा? 9th हाउस में बैठा है। स्वामी कहाँ का है? चंद्रमा की राशि कहाँ बैठी है? वो 4th हाउस में बैठी है। अब दूसरा जो है नक्षत्र लॉर्ड जो है हमारा कौन था? वीनस। वीनस हमारा कहाँ बैठा है? वीनस बैठा है 7th हाउस में। और 7th हाउस का स्वामी जो है शुक्र है। तो शुक्र जो है 7th हाउस में बैठा है और इसकी राशियां दूसरे भाव में और 7वें भाव में बैठी हैं, 2nd में और 7th में। तीसरा आता है मरकरी। मरकरी को देखेंगे, मरकरी कहाँ बैठा है? तो मरकरी बैठा है 5th हाउस में। और मरकरी की राशियां कहाँ बैठी हैं? 3rd हाउस और 6th हाउस। इसके अलावा हम और आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो बुध जो है हमारा जो सबलॉर्ड था, चंद्रमा का जो सबलॉर्ड था वो हमारा बुध था। अब बुध जो है हमारे कौन से नक्षत्र में बैठा है? तो बुध को नक्षत्र जो है हम यहाँ से ऊपर नक्षत्र लॉर्ड दिया है तो ये बता रहा है कि बुध का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है। तो हम नीचे जो है सूर्य भी लिख लेंगे, सन लिख लेंगे। सन कहाँ बैठा है? 6वें भाव में बैठा है और सन स्वामी है 5वें का। तो इस तरीके से हमारे पे जो डिटेलिंग आई उसको हम किस तरीके से नोट करेंगे अब उसे आगे बताते हैं। मैं इसको जो है लिख के बताता हूं आपको कि किस तरह। आपने जन्म पत्रिका को नोट कर लिया या नहीं किया? नहीं किया तो एक बार जन्म पत्रिका जो है ये नोट कर लीजिए, ये वाला हिस्सा को जो है नोट कर लीजिए। मेष लगन है, केतु लगन में है, बुध जो है हमारा 5th में है, 6वें भाव में मंगल, सूर्य और बृहस्पति हैं, 7वें भाव में राहु और शुक्र हैं, 8वें भाव में शनि है, 9वें भाव में चंद्रमा है। इस तरीके से हमारे ग्रह रखे हुए हैं। सभी ने नोट कर लिया होगा। सर चंद्रमा कहाँ बैठा था? 9वें घर में। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर। तो हम इसकी कैसे बनाएंगे? हमारा फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन था? ये मैं मून। मून का फ्रेंचाइजी लिए बैठा है गाजियाबाद। तुमको केपी का सुनना, मेरे पास केपी का ही है और उसमें इतनी वीडियो भेज रही है। मून का गिनती नहीं है मेरे पास, तो वो केपी की मेन 6 सीढ़ियां ही पड़ी हैं। पढ़ा हुआ है। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि अभी यार वो पढ़ाना है।
ये फ्री में रिवीजन हो रही है मेरी, मुझे स्पेशल कोई सीडी नहीं लगानी क्योंकि वो सीडी प्लेयर खराब हो गया है। प्लीज अपने आप म्यूट कीजिए, अपना ऑडियो म्यूट कीजिए। मैं यूट्यूब वीडियो में जाता ही कर लीजिए, डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं अपने मेरे पास। ग्रुप कर लीजिए। अरे मेरे पास भी है, वो भूल गया वो सब लोड बताता रहता है। हाँ वो सब केपी वाला। ऑडियो म्यूट कीजिए अपना। खा लो फिर। लेकिन हमें क्या है ना, ये मुझे फ्यूचर पॉइंट तो मून का नक्षत्र लॉर्ड हमारा हुआ वीनस, और मून का सब लॉर्ड हुआ हमारा मरकरी। और सन का मरकरी और सब लॉर्ड मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड है हमारा सन। तो हम इसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे? जैसे आपने वो जन्मपत्री नोट कर रखी है, तो चंद्रमा हमारा कहाँ बैठा था? 9th हाउस में। 9th हाउस। तो जहां बैठा है सबसे पहले उसे लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि वो स्वामी कहाँ का है, उसकी राशि कहाँ बैठी है। तो राशि बैठी है 4th हाउस। तो हमने जो है उसको 4th हाउस लिखा। फिर हमने वीनस को लिया, वीनस बैठा है हमारा 7th हाउस में। 7th हाउस। उसकी राशि जो है 2 में और 7 में है। 7। तीसरा हमारा जो मरकरी है, मरकरी हमारा बैठा था 5वें भाव में 5th हाउस। और स्वामी था तीसरे का, 6वें का और 6वें का। और मरकरी हमारा सब लॉर्ड है, तो सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड हमारा कौन सा आया था? सन। 6 में बैठा हुआ है और 5 में उसकी राशि बैठी है, 5 का कौन है। तो हमारी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाएगी? इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एनएल, इसको हम सब शॉर्ट में लिखेंगे सब लॉर्ड, और इसको लिखेंगे हम एनएल एसएल। ये एसएल का नक्षत्र लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड, ये सब लॉर्ड, ये नक्षत्र सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। तो हम स्क्रिप्ट में इतना नहीं लिखेंगे, हम इस तरीके से इसे यूज करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को?
अब इसके अंदर जो है जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, तो जो हमारा फर्स्ट हाउस का जो CSL है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा और शुक्र, ये दोनों बताएंगे कि हेल्थ जो है किस टाइप की रहेगी। ये बताएंगे कि हेल्थ हमारी किस टाइप की रहेगी। तो इनको कहते हैं हम सिग्निफिकेटर। सिग्निफिकेटर का मतलब है कि फर्स्ट हाउस के लिए महत्वपूर्ण ग्रह कौन से हैं और कौन कौन से भाव हैं, कौन से भाव हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम जो है केपी में उसको सिग्निफिकेटर बोलते हैं। तो जब जो है फर्स्ट हाउस को देखेंगे तो हमारा फर्स्ट हाउस क्या क्या को इन्वॉल्व करेगा, 9th भाव को इन्वॉल्व कर रहा है। 9th भाव हमारा पॉजिटिव भाव है। 4th हाउस भी हमारा पॉजिटिव भाव है। दूसरा भाव और 7वां भाव हमारा मार्केश है। हम लोगों को जो पता है केपी में हमने जो है पाराशरी में पढ़ा है कि 2nd हाउस और 7th हाउस हमारे मारक होते हैं, मार्केश होते हैं। तो ये तो जो है दो हमारे जो है CSL उसका और नक्षत्र लॉट ये बताएंगे कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहना चाहिए, हमें दिख कैसा रहा है, कैसा स्वास्थ्य होगा। सपोज मान लो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत है, क्योंकि यहाँ दो भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, परंतु जो है सही पोजीशन क्या होगी, वो जो है एक्चुअल पोजीशन हमारे जो है सब लॉर्ड और नक्षत्र जो है सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड बताएंगे। तो इसलिए हम इनको जो बोलते हैं वो बोलते हैं सिग्निफिकेटर, और जो नीचे वाले हैं ये इनको हम बोलते हैं फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर। मतलब एक्चुअल में जो है जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इनके हाथ में होगा। यहाँ खराब दिख रहा है, यहाँ अच्छा है तो अच्छा रहेगा, यहाँ अच्छा दिख रहा है और नीचे खराब दिखा रहा है तो फाइनल रिजल्ट उसका खराब रहेगा। ये जो है हमारे नीचे वाले सब लॉर्ड जो है ये हमारा फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर है। इसी तरीके से सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड भी जो है हमारा सूर्य जो है ये भी फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यदि यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है तो जो है पूछें, जिससे कि अगला स्टेप फिर आगे बढ़े। सर सब लॉर्ड और नक्षत्र सब लॉर्ड को एक बार आप बता सकते क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सब लॉर्ड को सब लॉर्ड ही बोलेंगे, है ना अंकल जी? ओके। और नहीं, दोनों को मिलाकर सब लॉर्ड और जो नेक्स्ट वाले जो दो हैं जो मेन हमें रिजल्ट देते हैं वो फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर। हाँ, फ्रूटफुल सिग्नेचर मतलब फल देने वाले ग्रह। ठीक है। फल फाइनली फल देने वाले जो ग्रह हैं उनको हम बोलेंगे फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर। ओके, थैंक यू सर। इसके अलावा और किसी को कुछ पूछना हो? अजय, आपको कुछ पूछना हो? एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी। आपने बताया कि वो जो भाव की डिग्री के हिसाब से जो देखते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो डिग्री में कई बार ऐसा देखने में आता है कि भाव छोटा भी हो जाता है और कोई कुछ भाव एक्स्ट्रा बड़े हो जाते हैं। हाँ, तो ये वो कैलकुलेशन जो है जो कृष्णमूर्ति पद्धति का है, जो भाव छोटा है बड़ा है, तो ये जो कंप्यूटर अपने आप ही कैलकुलेट करके ला रहा है। अच्छा, तो उसका वैसे कोई फल देखने का जरूरत होती है या नहीं?
नहीं नहीं, हमें छोटा बड़ा समझना ही नहीं है, हमें तो जो कैलकुलेशन सामने स्क्रीन पर आ रहा है, क्योंकि हम तो कैलकुलेट नहीं कर रहे ना, हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, हम तो फाइनल रिजल्ट जो है सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं कि वो कौन से जो है इस चीज का जो है फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड कौन है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, उसका सब लॉर्ड कौन है, और उसके सब लॉर्ड का जो है नक्षत्र लॉर्ड कौन है। ये चार चीजें हम जो है निकाल के रख रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है वो ऑलरेडी उसी तरीके से बना है जिस तरीके से हमें आवश्यकता होती है। तो ये तो कृष्णमूर्ति पद्धति का कैलकुलेशन तो हम बता नहीं रहे, तो कैलकुलेशन होता है तो उसमें जो है कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर फिक्स टेबल बनी हुई है, और इसके जो है मैनुअली कैलकुलेशन करने की टेबल्स काफी मोटी मोटी टेबल्स हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें हैं इनकी, उनके बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं। पर तो वो कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, वो काफी डीप में है, वो लैटिट्यूड के हिसाब से भी हैं, और जो है चालों के हिसाब से है कि भाई ग्रह की कितनी चाल है, उसके हिसाब से काफी डिटेल में जाना होता है। नहीं नहीं, वो सही बात है आपकी सर, मैं कैलकुलेशन नहीं सीखना चाह रहा था, हाँ जी, मैं पूछना ही चाह रहा था कि भाव जो बड़ा और छोटा हो जाता है तो उसके ब्याह पे भी कुछ फल तो चलता होगा ना, फलित का जो होता है। नहीं नहीं, फल चलता है, पर तो इसमें तो ये बता के रहे हमें तो जो है इसमें भाव से कोई लेना देना नहीं है। भाव तो जो मैं बताऊं आपको, कभी कभी जब भाव बड़े हो जाते हैं, देखिए ऐसा है, मैं एक बार फिर आपको जो है कुंडली शेयर करता हूँ। जैसे ये कुंडली है, कभी कभी क्या होता है कि ये दो नंबर है, कष्ट में 2 नंबर यहाँ भी आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 नंबर हो जाएगा, यहाँ भी 2 नंबर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये वाला भाव बड़ा हो गया जी, तो यहाँ बड़ा होगा तो फिर यहाँ पे भी बड़ा हो जाएगा, फिर 8 नंबर 9 नंबर भी जो है 8 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी 8 बिल्कुल आएगा, और इसमें से कोई एक राशि गायब हो जाएगी। जी, तो वो जो है सॉफ्टवेयर अपने आप ही कैलकुलेट करता है। तो किसी किसी कुंडली में ऐसा भी होता है, और होता उसी में है जब जो है हमारी लगन, जिसमें तो लगन जो है 17 डिग्री की है, तो जी, करीब करीब सेंटर के पास है, तो इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आया है, कोई वेरिएशन ही नहीं आया। पर तो सपोज मान लो कोई जो है 5 डिग्री की होती, 2 डिग्री की होती, 3 डिग्री की होती, जी, या 26 डिग्री 27 डिग्री 29 डिग्री के आसपास होती, तो जो है इसमें काफी वेरिएशन आ जाता। जी, 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 जैसे हम थोड़ी देर के लिए इसी को जो है हम आगे लें, तो अभी यहाँ पे हम टाइम चेंज कर दें इसका और 20:38 कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारी लगन बदल गई। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो ये लगन आ रही है, ये 4 डिग्री की आ रही है, जी, बिल्कुल, तो 4 डिग्री की आ रही है। तो कष्ट में क्या हुआ, कष्ट में जो हुआ कि दूसरी राशि हमारी जो है टॉरस आ गई, और दूसरे भाव में भी मिथुन राशि है, और तीसरे भाव में भी मिथुन राशि है। बिल्कुल ठीक है सर। चौथा, तो इसका मतलब ये वाली जो राशि बड़ी हो गई, तभी तो इन दोनों घर को जो है स्टार्टिंग की है। इसी तरीके से अब इसमें 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, और 7 नंबर राशि गायब हो गई, परंतु तो गायब नहीं हुई है, वो तो इनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है उसी के बीच में खत्म हो गई। इसका मतलब वो 7वीं राशि छोटी थी जब वो यही खत्म हो गई, ओके, और फिर जो है 9 और 9 दोनों जगह आ गए, 10 11 12। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर अपने आप ही कैलकुलेट करता है उसे, ऐसा नहीं है। तो इसमें इस ठीक है, तरीके से राशि कई बार जो है एक ही घर में 2 राशि आ जाती हैं, और वो राशि उसमें से गायब भी हो जाती है। उसी ठीक है हिसाब से सर। जो है ग्रहों को उस तरीके से रखा जाता है, तभी भाव समझ में आता है कि भाव एक्चुअल में कौन सा ग्रह कौन से भाव में है। और किसी का कोई क्वेरी? ये जो मैंने समझाया कि एक भाव में 2 राशि आ जाती है, इसमें किसी को कोई डाउट? तो अंकल जी फिर जो राशियां गायब हुई हैं हाँ, उनका उनका कैलकुलेशन
लेंगे ही नहीं, उनको हम अकाउंटेबल लेंगे ही नहीं, सब लॉर्ड और एनएल उनका चेक ही नहीं करेंगे। नहीं, राशियां गायब हुई हैं, परंतु हाँ। जो है राशियां तो है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं ना, एपी के अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हम वहां से चलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से। पाराशरी में डिग्री जो लगन कैलकुलेट होती है, उसको हम जो है सेंटर पॉइंट मानते हैं उस भाव का, पर इसमें स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। इसलिए जो है इसमें कुछ जो कस्ट में चेंजेज हो जाते हैं, और कोई कारण नहीं है, राशियां मौजूद होती हैं, परंतु जो पहला भाव जो स्टार्ट हुआ, सपोज मान लो भाव स्टार्ट हो गया 1 डिग्री से और वो खत्म हो गया 28 डिग्री पे, और दूसरा भाव जो स्टार्ट हुआ उससे नेक्स्ट वाला जो हुआ वो 28 डिग्री से स्टार्ट हो गया, तो उसमें राशि तो सेम है, पर वो 2 डिग्री के बाद में 2 डिग्री के बाद में वो वाली चेंज हो गया, राशि उसके अंदर आ जाएगी। तो इसी के अंदर जो है हम दोबारा देखें इसी को, यहां देखिए, अब इसके अंदर जो हमारी आ रही है, पहला भाव 4 डिग्री का, और 4 डिग्री 45 कला 29 विकला का है, उसी हिसाब से राशि हो गई हमारी टॉरस। टॉरस का स्वामी कौन हो गया? शुक्र। उसका नक्षत्र कौन सा हो गया? हमारा सूर्य। उसका सबलॉर्ड कौन हो गया? शनि। दूसरे भाव का फिर जो है देखिए 0 डिग्री आ रहा है, तो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, तो इसका स्वामी जो है कौन हो गया? बुध। नक्षत्र लॉर्ड कौन हो गया? मंगल। सब लॉर्ड कौन हो गया? बुध। फिर तीसरे वाले भाव का भी 24 डिग्री का है, तो ये भाव जो है फिर हमने जो है हमारा बुध हो गया, नक्षत्र लॉर्ड जो है बृहस्पति हो गया, और फिर सब लॉर्ड इसका बुध हो गया। तो इस तरीके से इसमें सारी राशियां वो बीच में से जो गायब हो रही हैं, वो गायब कुछ नहीं हो रहा है, सब है इसी के अंदर। तो डिग्रियों के अंदर जो है के कारण जो है वो चली जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे है ये बिरगो कन्या राशि आ रही है 25 डिग्री की, और ये वाला भाव इतना बड़ा हो गया कि 25 डिग्री का मतलब जो है उन्हें 4 डिग्री तो यहाँ से ले लिए, 25 डिग्री 58 कला का है, तो 4 डिग्री यहाँ लिए, और 30 डिग्री उनने वो ले लिए, तो हमारे हो गए 34 डिग्री, और 4 डिग्री ये और आ गए। तो ये वाला जो भाव है हमारा छठवां भाव, ये हो गया 38 डिग्री का, 38 डिग्री का हो गया। इसकी वजह से ये जो है हमारे आगे पीछे इसमें राशियां कुछ बड़ी हो जाती है, कुछ छोटी हो जाती है भाव के अनुसार से। जैसे कृष्णमूर्ति जो पाराशरी के अंदर क्या होता था, हम चलित कुंडली जो बनाते थे उसमें चलित में चेंजेस हो जाते थे, इसमें जो है उसकी वजह चेंजेस होते हैं। तो इसमें अंकल नक्षत्र लॉर्ड भी चेंज हो गए एक ही भाव के, जैसे सेकंड भाव और तीसरे भाव में मिथुन राशि थी उनके नक्षत्र। पहले आपको बताया था कि नक्षत्र लॉर्ड डिग्री के अनुसार चलेगा। अच्छा, राशि के अनुसार नहीं चलेगा? नहीं, वो डिग्री के अनुसार चलेगा। ये देखिए यहाँ पर समझो, यहाँ समझो ये कैसे चल रहा है। हमारा जो है पहला वाला जो 0 डिग्री से और 46 कला और 40 बिकला, तो हम जो है डिग्री मिनट सेकंड्स बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में जो है अंश कला बिकला बोलते हैं। तो यदि जो कोई ग्रह या कोई भाव हमारा कितने का होगा? 0 डिग्री और 40 बिकला से कम होगा, तो उसका क्या लिखेंगे? इसका जो है साइन लॉर्ड कौन हुआ? मंगल। इसका स्टार लॉर्ड हुआ केतु। इसका नक्षत्र लॉर्ड हुआ और सब लॉर्ड हुआ केतु।
यदि जो है कोई ग्रह 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का मतलब है कि ये सेकंड वाले में आएगा, ठीक है। 46 0 डिग्री से लेके 46 कला और 40 विकला से लेके 3 डिग्री तक ये रहेगा शुक्र। तो हमारा कोई ग्रह 1 डिग्री का बैठा है मेष राशि में, तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो साइन लॉर्ड हो गया मंगल, नक्षत्र लॉर्ड हो गया केतु, और इसका सब लॉर्ड हो गया शुक्र। तो ये टेबल फिक्स है। जैसे डिग्रियां हमारी जो भी कैलकुलेट होके आएगी उसको हम इसमें देखेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप यहाँ से किसी भी हम चीज की एक डिग्री नोट करते हैं, कुंडली की कोई डिग्री नोट कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इसका जो नोट कीजिए, हमें पहले भाव का ये देखिए, फर्स्ट हाउस का नोट करें, टॉरस, वृष राशि 4 डिग्री, वृष राशि 4 डिग्री 45 कला और 29 विकला। वृष राशि 4 डिग्री 45 कला और 29 विकला। अब इसको हम जो है उस टेबल में देखते हैं जो टेबल हम अभी शेयर कर रहे थे। अब देखिए वृष राशि में 4 डिग्री देखिए, 4 डिग्री हमारी कहाँ आती है, ये देखिए यहाँ आ रही है ना, 3 डिग्री से लेके और 5 डिग्री 6 कला और 40 विकला तक है। इसका मतलब हमारा इसका जो नक्षत्र हुआ, राशि लॉर्ड कौन हो गया, राशि लॉर्ड हुआ शुक्र, नक्षत्र लॉर्ड हुआ सूर्य, और हमारा सब लॉर्ड हुआ शनि। ठीक है, ये टेबल फिक्स है। और इसी को यदि हम दोबारा सॉफ्टवेयर में देखते हैं, इसी को सब हम सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो हमने क्या नोट किया था, राशि लॉर्ड हमारा शुक्र, नक्षत्र लॉर्ड हमारा सूर्य और सब लॉर्ड हमारा शनि। आया नहीं आया? जी जी जी। तो ये फिक्स है, टेबल के अनुसार हम कितने डिग्री का ये वाला भाव है, कितने डिग्री के हमारे ग्रह हैं, उसी के अनुसार टेबल जो बनी हुई है उसके हिसाब से ये टेबलें तैयार हो जाती हैं। सॉफ्टवेयर में हमें सब कुछ रेडी मिलता है। यहां तक कोई दिक्कत? सौरभ समझ में आया? जी ताऊ जी। जी बिल्कुल क्लियर है। जी सर। इसके आगे चले हैं। अभी तक जो है हमने जो बताया है वहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी की कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी इससे आगे जाएंगे फिर पीछे लौटना जरा अच्छा सा नहीं लगेगा। आकांक्षा आपको कोई दिक्कत? सर थोड़ा थोड़ा समझ आया, थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। बता कंफ्यूजन कहाँ पर है, पहले क्लियर कर लेने, आगे जाके स्टेप बढ़ेगा तो कंफ्यूजन में दिक्कत होगी। जैसे आपने टेबल का बताया था उस वक्त कंफ्यूजन हुआ था। जो टेबल का हुआ था तो आपने कहा था सॉफ्टवेयर बता दे रहा है, तो हमने कहा था नक्षत्र लॉर्ड आया था वीनस हमारा। हाँ जी। उसके बाद सब लॉर्ड वीनस का सब लॉर्ड देखेंगे या मून का सब लॉर्ड देखेंगे फिर हम? पहले जो है जिसकी बात कर रही हो ना तुम, पहला हमारा जो है इसका सब लॉर्ड आया था हमारा जो है वो वाला कहाँ गया, उसे दोबारा
डाल लेते हैं। मैंने लिख रखा है वो नहीं, जो कोई हमने बात नहीं, वृष का अपन स्क्रीन पर ले लेते हैं ना दोबारा। ये है, तो इसके अंदर जो है हमारा सबलॉर्ड जो है, फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड हमारा चंद्रमा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अब हम जो है ऊपर की टेबल पाएंगे, हम चंद्रमा में आ जाएंगे। चंद्रमा हमारा जो है किस नक्षत्र में बैठा है? वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा है। वीनस। तो फिर वो जो है सबलॉर्ड कौन से में है? चंद्रमा का सबलॉर्ड कौन है? वो मरकरी। हमारा बुध ग्रह। अब बुध को फिर देखेंगे, बुध का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? तो ये बुध यहाँ पर है, और बुध का नक्षत्र लॉर्ड ये लिखा हुआ है, नक्षत्र लॉर्ड वो सूर्य। इस तरीके से हम स्क्रिप्ट बनाते हैं। इसमें जो है जो दो रहेंगे हमारे CSL हमारा कौन है और हमारा नक्षत्र लॉर्ड कौन है, ये हमारे सिग्निफिकेटर हैं। और जो सब लॉर्ड है और उसका जो है नक्षत्र, सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो हमारा क्या है? हमारा जो है फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर है। फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर। तो वो फाइनली रिजल्ट वो ही देंगे। फ्रूटफुल का मतलब है फाइनल जो फल देने वाले हैं वो लास्ट वाले हैं। तो हम जो रिजल्ट लेने के लिए बहुत डीप में जाके देख रहे हैं। ठीक है, अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? और किसी को कोई दिक्कत? अंजलि, एक चीज और बता दीजिए अंकल, हाँ जी। इसमें हम सिर्फ सूर्य तक ही है जी, मतलब हम बुद्ध के नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड को ही हमने क्यों चूज किया? बस हमने स्क्रिप्ट बनाने में उसके आगे क्यों नहीं गए? सूर्य के नक्षत्र लॉर्ड नहीं पे अब क्यों उससे नहीं गए? नीचे जाएंगे तो फिर कितना जाएंगे भाई? उससे अच्छा, ज्यादा नहीं जा सकते। हाँ इसमें कुछ लेवल रहते हैं क्या अंकल? जनरली तो 3 ही स्टेप होते हैं। जनरली जो है ओके 3 स्टेप है। जो चौथा स्टेप है ये महावास्तु में पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या है कि हमारे यहाँ कुछ महावास्तु के स्टूडेंट भी हैं, तो इसलिए हम चौथे वाले को भी लेके चल रहे हैं। नहीं तो ये कहेंगे, बार बार डिस्टर्ब करेंगे कि साहब वो जो है सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड क्यों नहीं ले रहे हैं, सब नक्षत्र क्यों नहीं ले रहे हैं नक्षत्र लॉर्ड, क्योंकि महावास्तु में जो है सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड भी पढ़ाया जाता है। वैसे हम 3 भी लेंगे तो भी काम होता है, पर तो हम जो है 4 लेंगे तो हम ज्यादा डीप में चले जाते हैं, एकदम गहराई में। तो इसलिए हमने जो है हमने सब लॉर्ड को और सब लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड को दोनों को ही फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर मान के चलना है। वो दोनों ही फल देते हैं। जी ठीक है, तो हमने जो है अभी देखा कि जो हमने स्क्रिप्ट बनाई थी आप लोगों को, ये स्क्रिप्ट तो हर ग्रह का जो हर भाव का जो है 12वां भाव, हर भाव का 12वां भाव उसको जो है वीक कर देता है। ये हमने पाराशरी में पढ़ा है। हर ग्रह को, हर भाव को, ये भाव है हमारा फर्स्ट हाउस, इसको कौन वीक करेगा? इसका 12वां कहाँ है? ये बैठा। तो 12वां घर फर्स्ट हाउस को वीक करेगा, सेकंड वाले को फर्स्ट हाउस जो है वीक करेगा, थर्ड को सेकंड वाला वीक करेगा, फोर्थ हाउस को जो है थर्ड हाउस वीक करेगा। इस तरीके से जो है ये ग्रह एक दूसरे को वीक करते हैं। तो चौथे भाव को वीक करने वाले कौन सा होगा? ये थर्ड हाउस के जो भी सिग्निफिकेटर होंगे वो जो है वीक करेंगे, वो नंबर जो आएंगे सिग्निफिकेटर में। तो हमारे जो है अभी नंबर जो हमारे पास आए, वो नंबर आए हमारे पास ये। तो आप देखिए कि ये दूसरा नंबर भाव और 7वां ये दोनों मारक हैं, और चंद्रमा हमारा जो है
पॉजिटिव जगह बैठा है, भाग्य स्थान पर बैठा है। 9th हाउस जो है केपी में पॉजिटिव होता है, हमारे भाग्य का होता है। और चौथा भाव क्या करेगा, वो 5वें को जो है नेगेट करेगा, क्योंकि जो चौथा भाव 5वें के लिए 12वां है। 5वां भाव 6वें के लिए 12वां है। 6वें के लिए 5वां भाव 12वां भाव है। तो अब यदि हम देखें कि हमारा हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ देखने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो है 6 नंबर किसका है, बीमारी का। 6 नंबर हमारा बीमारी का है। 8 नंबर हमारा हमें कष्ट देने वाला भाव है। 6 नंबर हमारी बीमारी का है। 8 नंबर का जो है हमारा जो घर है वो हमें कष्ट देता है, पीड़ा देता है, कामों में हिंड्रेंस डालता है, हमारी दुर्घटना देता है, एक्सीडेंट देता है। और 12वां भाव वो हमें वीकनेस देगा। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है कि बुध कहाँ बैठा, बुध किसको गवर्न कर रहा है, कहाँ बैठा है, 5 नंबर में। तो इसमें जो स्क्रिप्ट लिखी है 5/3 और 6, तो इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल जो है, जो बुध जो है काम करेगा, वो जहां बैठा है वो सबसे ज्यादा काम करेगा। जिस तरीके से हमने पाराशरी में बताया था कि ग्रह जहां बैठता है सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पहले वहां देता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे बुध जो है 5वें भाव में बैठा है, तो सबसे स्ट्रांगली रिजल्ट वो 5 के देगा। उनकी राशियां बैठी हैं 3 और 6 में। तो 3 और 6 ये हमारा जो है वहां का वातावरण है। राशियां जो होती हैं उस भाव का वातावरण होता है, और ग्रह जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो अब 6 नंबर हमारी बीमारी का है, 3 नंबर हमारा कॉन्फिडेंस का है। यदि कोई छोटी मोटी बीमारी आती भी है तो 3 नंबर वाला जो भाव है, ऐसे आदमी का विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है, वो कहता है वो छोटी मोटी बीमारी को दिमाग ही नहीं लगाता, वो सब ठीक हो जाए, कुछ नहीं हो रहा। तो 6 नंबर जो फाइनली जो फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर है वो दिखा रहा है 6 नंबर बीमारी देगा, परंतु ग्रह बैठा है 5 पे। तो 5 नंबर वाला जो बुध ग्रह है 6 नंबर को नेगेट कर रहा है, 6 नंबर को नेगेट कर रहा है 5वां भाव। इसका मतलब बीमारी जनरेट भी होगी, परंतु इसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना स्ट्रांग होगा, और 5 नंबर वाला जो है उसको 6 नंबर को नेगेट कर रहा है, इसलिए बीमारी थोड़ी बहुत स्टार्ट होगी, ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, ज्यादा बड़ी बीमारी क्रिएट नहीं होगी। इसको इस तरीके से देखेंगे। इसका जो दूसरा जो फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर है, जो हमारा सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है, वो सूर्य, वो 6 नंबर दिखा रहा है, 6 में बैठा है, और 5 जो है 6 को नेगेट कर रहा है। पर तो इसमें जब ज्यादा पावरफुल ग्रह कौन सा हुआ, वो 6 नंबर हुआ जहां बैठा है। इसका मतलब जो है कि ये जो है फिर भी क्रिएट करने की कोशिश करेगा, परंतु क्यों उसमें 5 नंबर भी इन्वॉल्व है, ऊपर भी 5 नंबर इन्वॉल्व है, तो ये जो है इसको बीमारी को, बहुत बड़ी बीमारी को नहीं बनने देगा। ठीक है, ये हमारे समझने के लिए ये हमें इसी तरीके से स्क्रिप्ट बनानी होगी। ये हम इस तरीके से स्क्रिप्ट नहीं बनाएंगे तो हमें समझने में बहुत दिक्कत होगी, जबकि सॉफ्टवेयर के अंदर जनरली ऐसे नहीं दिया होता है। सॉफ्टवेयर में कैसा दे गए वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें लिखेंगे सूर्य 2 नंबर, 3 नंबर, उसके बाद 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर।
यही नंबर है हमारे पास भाई। 2 नंबर यहाँ से आया, 3 इधर से आ गया, 5 इधर से आ गया, 6 यहाँ से आया, 7 इधर से आया और 9 नंबर। तो जो है सॉफ्टवेयर में कैसे लिखा होता है 2 3 5 6 7 और 9, परंतु कुछ सॉफ्टवेयर में ये वाला हिस्सा देते नहीं है, केवल यहीं तक लिखा होगा इतना। तो इसमें तो 6 नंबर 5 नंबर दोनों आ रहे हैं। तो अब हम इसी को जो है यहाँ देखें सॉफ्टवेयर के अंदर। मून की स्क्रिप्ट क्या कह रही है, 2 नंबर दिखा रही है, 4 दिखा रही है, 7 दिखा रही है और 9 दिखा रही है। पर हम जो है जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं हम उसी तरीके से स्क्रिप्ट को लिखेंगे और किसी तरीके से स्क्रिप्ट को नहीं लिखेंगे। अब हम जो है इसी मतलब जो है हम सेकंड भाव को देखते हैं। इसी कुंडली में जब हम सेकंड भाव को देखते हैं तो सेकंड भाव क्या कह रहा है हमारा, उसको भी आप नोट कर लीजिए। सेकंड भाव को, सेकंड का जो है कस्प सब लॉर्ड कौन सा है हमारा, ये है हमारा शनि, ये है शनि CSL। और शनि का जो है नक्षत्र लॉर्ड कौन है हमारा, शनि का नक्षत्र लॉर्ड भी शनि है। और इसका सब लॉर्ड जो है हमारा बृहस्पति है। और बृहस्पति का नक्षत्र लॉर्ड हमारा कौन है, वो चंद्रमा है। सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड हमारा चंद्रमा। तो इसी कुंडली की हम दोबारा स्क्रिप्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो शनि है वो कहाँ बैठा है, कस्प कुंडली में कहाँ बैठा है। तो कस्प कुंडली में कहाँ बैठा है, हमारे 8वें भाव में बैठा है। और स्वामी कहाँ का है, 10 नंबर का और 11 नंबर का। अब दूसरा जो है नक्षत्र लॉर्ड भी हमारा शनि है, तो इसे रिपीट कर लेंगे दोबारा, 8/10 11। फिर बृहस्पति कहाँ बैठा है हमारा, बृहस्पति बैठा है 6वें भाव में, 6वां भाव में बैठा है। और इसकी राशियां कहाँ पर हैं, 9 और 12 में। इसके अलावा हमारा जो चंद्रमा कहाँ बैठा है, वो 9th हाउस में। और उसकी राशि कहाँ बैठी है, वो 4th हाउस। तो इसकी जो स्क्रिप्ट हमने बनाई, अब बताइए कि किसने स्क्रिप्ट बनाई है, मुझे बताइए कि क्या स्क्रिप्ट बनी। तो पहले शनि आएगा, पहले हमने लिखा सैटर्न। सेकेंड हाउस का सब लॉर्ड इज सैटर्न। 8 10 11 8 10 11। दूसरा फिर शनि आएगा, जुपिटर 6 9 12। Then moon 9 and 4. 9 4।
इस तरीके से हमारी स्क्रिप्ट बनेगी। जी। ये हमारे सिग्निफिकेटर हुए, ये हमारे 2 सिग्निफिकेटर हुए, और ये हमारे जो है फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर हुए। तो इसको जो है हम किस तरीके से पढ़ेंगे? हम बात कर रहे थे सेकंड भाव की। सेकंड भाव हमारा किसका है? हमारी वेल्थ का है। सेकंड भाव हमारी फैमिली का है। तो हमारी फैमिली के बारे में, हम धन के बारे में जो बात करेंगे तो कैसे देखेंगे कि हमारा जो है CSL, सेकंड भाव का CSL हमारा 8th में बैठा है। तो इसका मतलब जो है कि पैसा इजी गोइंग नहीं आएगा। हमारा पैसा, हमारी जो कमाई होगी, पहले हम वेल्थ को लेके चल रहे हैं, तो कमाई हमारी जो होगी वो इजी गोइंग नहीं होगी, क्योंकि 8वां भाव हमारे बताया था कि वो क्या है? रुकावटें डालता है, हिंड्रेंस पैदा करता है और पीड़ा देता है, शारीरिक पीड़ा भी देता है, ठीक है, दुर्घटना भी देता है। तो ये भाव अच्छा भाव नहीं है। तो इसका मतलब ये है शनि जो 8वें स्थान पर बैठा है, दूसरे भाव का CSL है, इसका मतलब पैसा आराम इजी गोइंग नहीं आएगा। और यही बात उसका जो है नक्षत्र लॉर्ड भी कह रहा है कि दोनों एक ही हैं, तो दोनों एक ही बात कर रहे हैं। परंतु उसका जो फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर है वो क्या कह रहे हैं? उसमें बृहस्पति 6 नंबर में बैठा है। 6 नंबर हमारा रोग का भी है, 6 नंबर हमारा कैश फ्लो भी है, पैसे का भी है, हमारी जो है जो इनकम है उसका भी 6 नंबर ही है। हमें जो पैसा आता है वो 6 नंबर की भी, हमारा जो डेली रूटीन का पैसा आता है, या हमें सैलरी से पैसा आता है, या हमारी सेवाएं करके जो पैसा आता है, वो 6वां भाव। तो सेकंड भाव हमारी संचित इनकम का ग्रह है, संचित जो है धन का ग्रह है, और 6वां भाव हमारे आने वाले कैश फ्लो का ग्रह भाव है, 6वां भाव। तो इसका मतलब पैसा तो आएगा। क्योंकि जो है उसने, शनि ने, कि सब लॉर्ड ने उसको 6 नंबर दे दिया, इसका मतलब पैसा तो आएगा, पैसा तो होगा। और 9th हाउस क्या है? हमारा धर्म। 9th हाउस हमारा भाग्य है, 9th हाउस हमारा धर्म है, और 12th हाउस हमारे खर्चे। पैसा आएगा, हम कुछ धर्म पे भी खर्च करेंगे और जो है व्यय भी करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए 12वां भाव हमारा इन्वेस्टमेंट का भी है और 12वां भाव हमारे खर्चे का भी है। यदि जो है ये व्यक्ति इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो इसका जो है खर्चा जरूर होगा, फिर खर्चा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट भी है, 12वां भाव हमारा खर्चा भी है, 12वां भाव हमारी वीकनेस भी है, 12वां भाव हमारा विदेश यात्रा भी है, 12वां भाव हमारा विदेश से लिंक वाला भाव है, 12वां भाव हमारा हॉस्पिटल भी है। तो यदि जो है ये आदमी अपना पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। 6 नंबर उसका स्वास्थ्य खराब करेगा, और फिर जो है पैसे को कहाँ वेस्ट करेगा? हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में एडमिट कर देगा। या तो ये अपना इन्वेस्टमेंट करता रहे, पैसा अपने पास न रखे, कम से कम पैसा रखे, बैंक में जमा कर दे, रिकरिंग डिपॉजिट खोल दे, फिक्स डिपॉजिट कर दे, SIP दे दे,
कहीं इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे, म्यूचुअल फंड में लगाए, पीपीएफ अकाउंट खोल ले, उससे क्या होगा कि पैसा इजी गोइंग हमें ना आए। ऐसे अकाउंट खोलने चाहिए जैसे आरडी अकाउंट है, हमारे एफडीआर है, इस टाइप के पीपीएफ है, उसमें निकलता नहीं आसानी से पैसा। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट में चाहे हम 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करें महीने का, चाहे हम 500 का करें, चाहे अपनी कैपेसिटी से 5000 का करें, वो कोई मतलब लॉजिक नहीं है, पर तो करें। ये तो हम नहीं करेंगे तो धन जो है हमारे हॉस्पिटल में के ऊपर खर्च होगा, तो हमें बीमारी होगी और पैसा वेस्ट हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। या क्या होगा, या ये होगा कि हम अधिक खर्च करते रहेंगे तो भी हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, तो पैसा होगा ही नहीं, हमारे पास बचेगा ही नहीं। तो खर्च कर दिया तो मतलब एक ही है, इन्वेस्टमेंट कर दिया तो भी मतलब एक ही है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक तरह से हमारे धन की वृद्धि होगी, और नहीं तो खर्चा तो होना ही है, तुम्हारे पास नहीं रहना। अब इसी तरीके से जो हमारा अगला है वो 4th हाउस है। 4th हाउस बैठा कहाँ है, 9th में। 9th भाव का है, हमारे धर्म का भाव है, हमारे गुरुजनों का भाव है, हमारे जो है पूर्वजों का भाव है, हमारे जो है बड़े बुजुर्गों का भाव है, हमारे पितरों का भाव है, पूर्वजों का भाव भी है, हमारे गुरुजी का भी है। तो या तो हम जो है गुरुजी को जो है पूर्णमास में दक्षिणा बच्चना अच्छी देते रहे, या हम अपने 9th और पूर्वजों के लिए कुछ करते रहें, तो या फिर हम प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करें, या प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हम पर पैसा नहीं बच रहा है, सपोज मान लो इनकम नहीं है, तो हम एजुकेशन पर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। हम 9th हाउस क्या है हमारा, 9th हाउस हमारी हायर स्टडी, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, तो हम हायर एजुकेशन करते रहें, क्योंकि ये 4 एजुकेशन का है और 9th हाउस हायर एजुकेशन का है। कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर 4th हाउस एजुकेशन का होता है, जबकि पाराशरी में 4th हाउस जो है एजुकेशन का न होके 5th हाउस एजुकेशन का होता था, वो ज्ञान का होता था। पर इसमें 4th हाउस जो है एजुकेशन का होता है और 9th हाउस उसका जो है हायर एजुकेशन का होता है। तो ऐसा व्यक्ति यदि इसको पैसा कमाना है तो अपनी स्टडी को, हायर एजुकेशन और हायर स्टडी को अपनी को बढ़ाता रहे। यदि स्टडी को बढ़ाता रहेगा और इन्वेस्टमेंट करता रहेगा तो ऐसा आदमी पैसा कमाता रहेगा और सेविंग भी करता रहेगा, तो उसको किसी तरह का कोई कष्ट पीड़ा नहीं होगी। तो ये 8वां भाव क्योंकि नीचे नहीं आ रहा है तो हमें कोई पीड़ा नहीं होगी यदि हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। तो यदि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, हमारा खर्चा बीमारी के ऊपर होगा ही होगा। ये बात समझ में आई सभी के? सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बेटा बता। सर जैसे हमने पाराशरी से मार्केश लिया था, हाँ जी, कि 2 और 7 मार्केश हैं, तो हम क्या पाराशरी से त्रिशा भाव भी लेंगे? नहीं, दृष्टि को अभी हम लेके नहीं चल रहे हैं। नहीं दृष्टि नहीं, त्रिशा भाव भी लेंगे। नहीं, त्रिशा भाव इसमें नहीं होता है, इसमें केवल नंबरिंग चलती है। इसमें त्रिशा भाव नहीं होता है, इसमें जो नंबरिंग है उसी नंबर से, जैसे हमने सर्वाष्टक में नंबरिंग से जो होता था उसकी स्ट्रेंथ निकालते थे, इसमें भी ग्राउंड की स्ट्रेंथ जो निकलती है पॉजिटिव नेगेटिव, उसके जो है हम भावों के अनुसार निकालते हैं, उसके नंबर आते हैं। ठीक है। और किसी को कोई क्वेरी, किसी के समझ में नहीं आया हो? सर पॉजिटिव नेगेटिव सब कैसे देखेंगे? नेगेटिव पॉजिटिव कैसे देखेंगे वो भी जो है, देखिए 6, 8, 12 घर जो है खराब होते हैं। हाँ सर, जनरल है 6, 8, 12 खराब होते हैं, परंतु हम लोग इस चीज में
इस तरीके से घुस गए हैं कि कोई भी भाव खराब नहीं होता है, कोई भी भाव खराब नहीं मानते हैं, हर भाव का कोई न कोई मतलब होता है, परंतु 6, 8, 12 को हम जनरल खराब मानते हैं। पर जैसे जैसे हम डिटेल में अंदर घुसते जाएंगे, हम आपको वो हर स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाएंगे कि 6 वाला जो है खराब नहीं होता है। क्या पैसा तो 6 नंबर ही देता है, तो 6 नंबर को खराब नहीं मान सकते। परंतु यदि हम कमा नहीं रहे, हम कमा नहीं रहे, हम काम ही नहीं करना चाहते, हम सर्विसेज देना ही नहीं चाहते, तो क्या होगा? बीमारी क्रिएट हो जाएगी। भाई 6 नंबर बीमारी का भी है और 6 नंबर जो है कैश का भी है, कैश फ्लो का भी है। तो यदि हम जो कमा नहीं रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, तो क्या होगा? हमको बीमारी लग लेगी, क्योंकि 6 नंबर बीमारी का भी है। तो उसमें हर भाव के कुछ पॉइंट पॉजिटिव होते हैं और कुछ पॉइंट नेगेटिव होते हैं। यदि हम उस भाव के पॉजिटिव पॉइंट्स को जिएंगे तो कोई भी भाव नेगेटिव नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 12वां भाव क्या है? हमारा वीकनेस है, हमारी बॉडी की वीकनेस है। 12वां भाव हमारा खर्चा है, 12वां भाव हमारा इन्वेस्टमेंट भी है। यदि हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो हमारा खर्चा नहीं होगा। यदि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम ज्यादा खर्च करेंगे। यदि खर्च भी नहीं करेंगे तो हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। यदि हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं होंगे तो हम जो है विदेश घूमने की प्लानिंग कर लेंगे। हम विदेश को कैसे मानते हैं कि इंडिया के अंदर जहां हम दूर चले जाएं, जैसे जहां कल्चर बदल जाए, जहां भाषा बदल जाए, जहां खान पान बदल जाए, वो हमारे इंडिया में भी हम विदेश को मान लेते हैं। जैसे हम मद्रास चले जाएं, चेन्नई, या हम जो है बेंगलोर चले जाएं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र चले जाएं, यहाँ पर जाके हमारा जो हमारी भाषा बदल जाती है, हमारा खान पान बदलता है, तो ये हमारे तरीके लायके विदेश है। तो ऐसा आदमी यदि जो 12वां जिसका आ रहा है और वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, तो वो जो है घूमे आए, विदेश जाके घूमे आए, या साउथ घूमे आए, साउथ में रहता है तो नॉर्थ घूमे आए, तो अभी जो है हमारा किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। किस भाव को किस तरीके से जीना है, पॉजिटिव तरीके से हम धीमे 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 इसको ट्रैक पर लाके बता देंगे, तो उससे क्या होगा? हर भाव हमारे लिए पॉजिटिव है, हर भाव को हम पॉजिटिव तरीके से जिएंगे, हमें भगवान की कृपा से कोई कष्ट नहीं होगा यदि हम जो है कृष्ण मूर्ति पद्धति के अनुसार उन भावों को जीते हुए चलेंगे। ठीक है गीता जी? ओके सर। ठीक। और किसी को कोई क्वेश्चन? सर इसमें जैसे हमने फर्स्ट हाउस को देखा, सेकंड हाउस को, इसी तरीके से हम हर हाउस का निकालेंगे। हाँ जी, तब उसके बाद उसका, अच्छा ठीक है। हेलो सर। अजय जी आप अपने साइड का म्यूट कर लीजिए, आप कैसे साउंड आ रहा है बहुत। नूतन जी आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है हमारे एंड पे। अच्छा नहीं आ रही है क्या? अभी आई? हाँ अभी आई। सर मैं ये क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पर सैटर्न यहाँ पे 8th हाउस को तो डिनोट कर ही रहा है। थोड़ा जोर से बोलना पड़ा बेटा। सर यहाँ सर 8th हाउस को तो दिखा ही रहा है, शो कर रहा है, जैसे 8th हाउस को सैटर्न 8th हाउस पे बैठा है, गवर्न कर रहा है। 8th हाउस दिखा रहा है तो ये हमारा सर 8th हाउस दिखा रहा है और ऑकल्ट का। जी सर, गुप्त विद्याओं और ऑकल्ट का। हाँ, ये हमारा जो है तो ये 8th हाउस को जो है, ये तो हम 8th हाउस हमारा ज्योतिष का भी है। जी सर, ज्योतिष का भी। 8th हाउस हमारा ज्योतिष का भी है, ऑकल्ट साइंस का जो है 8th हाउस है।
क्योंकि जो है मैं ज्योतिष का काम करता हूं, इसलिए 8th हाउस का पॉजिटिव को जी रहा हूं मैं। यदि मैं ज्योतिष का कार्य नहीं कर रहा होता या ऑकल्ट साइंस की जो मैं काम करता हूं, यदि मैं नहीं कर रहा होता तो मेरे को पीड़ा होती, क्योंकि मैं उसको ज्योतिष को जी रहा हूं, इसलिए मुझे कष्ट नहीं होगा फिजिकली। जी सर। तो 8th हाउस का पॉजिटिव भाव ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष हमारी है और हमारी रिसर्च है। हम किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च भी कर रहे हैं तो भी हमारा 8th हाउस है। तो ऐसा आदमी इसकी किसी का 8th बैठा है और आप कहें कि तुम्हारा जो है एक्सीडेंट हो सकता है, क्या 8वां भाव एक्सीडेंट का भी है, और सपोज मान लो वो आदमी रिसर्च के काम में लगा हुआ है, जॉब ऐसा करता है जो रिसर्च का काम है, तो उसको कष्ट क्यों होगा? होगा ही नहीं। तो वही बताने का मतलब है कि जो भाव हमारे पॉजिटिव हैं और जो भाव नेगेटिव हैं, हर भाव के लिए कुछ पॉजिटिव सिंबल्स भी वो हैं काम और कुछ नेगेटिव काम भी हैं। तो जो है हम पॉजिटिव वाले भावों को, कर्मों को जिएंगे तो हमें नेगेटिव फल नहीं मिलेंगे। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड मून है किसका? ये इस लास्ट वाले कस्प स्क्रिप्ट में नक्षत्र लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड मून है। नाइन्थ का 9th में बैठा है। हाँ 9/4। तो मतलब 4th हाउस का लॉर्ड है और 9th में बैठा है ये, है ना? पहले हम वो लिखेंगे जहां पे वो बैठा है। बैठा है 9th हाउस में। तो रिजल्ट कैसे देना है? अब हम बात कर रहे हैं धन की। जब हम धन की बात कर रहे हैं तो धन में जो है 9th हाउस, तो 9th हाउस का मतलब हुआ धर्म, धर्म कर्म, धर्म रिलीजन। तो धर्म कर्म से भी पैसा आएगा, धर्म कर्म से भी पैसा आएगा और हायर एजुकेशन से भी पैसा आएगा। जी। यदि हम हायर एजुकेशन, या तो हम धर्म कर्म का काम करते रहें या हम जो है हायर एजुकेशन करते रहें, पढ़ते रहें, नई नई स्टडियां करते रहें, तो हमें पैसा आता रहेगा। चौथा भाव हमारा किस चीज का है? चौथा भाव हमारी एजुकेशन का है। चौथा भाव वास्तु का भी है। तो 4th हाउस हमारी प्रॉपर्टी का है, तो 4th हाउस हमारा वास्तु का भी है। जी। तो क्योंकि जो है मैं हायर स्टडी भी करता रहता हूँ, एक आश्रम है जहाँ पे जो है पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्य चलते रहते हैं, और मैं वास्तु का भी काम करता हूँ, महावास्तु का भी काम करता हूँ, तो मेरे को जो है 4थे भाव से भी पैसा आएगा, मेरे को जो है 9वें भाव से भी पैसा आएगा, मेरे को 6वें भाव नौकरी से, सेवा भाव से भी पैसा आएगा, और मैं इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा तो मेरे जो फालतू के खर्चे नहीं होंगे। ठीक है। हमें इस तरीके से अब समझना है कि 2nd भाव, यदि हमें पैसा कमाना है तो हम किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, क्या क्या काम हमें करने चाहिए। तो हमें 2nd भाव के लिए हमें क्या काम करना चाहिए? एक तो हम प्रॉपर्टी का काम जो है, हम जो है वास्तु का काम करें। एक हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है एजुकेशन से रिलेटेड काम करें। एक हम क्या कर सकते हैं कि हम स्टडी करते रहें। 8 नंबर बताता है कि हम रिसर्च भी करते रहें, ऑकल्ट साइंस में भी रहें, ज्योतिष का काम करते रहें, तो हमें पैसा आता रहेगा। 10th हाउस क्या है? हमारा कैरियर, हमारा कर्म, और 11वां भाव क्या होता है? हमारी इच्छाओं की पूर्ति। हमारे 11वां भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति है। तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? जब हम ये कार्य करेंगे तो हमें पैसा भी आएगा, हमारी एजुकेशन भी होती रहेगी, हम धर्म कर्म के काम भी करते रहेंगे, हम इन्वेस्टमेंट भी करते रहेंगे, हमारा कैरियर अच्छा बना रहेगा। 10वां भाव हमारे स्टेटस का भी है, तो हमारा स्टेटस भी अच्छा हो जाएगा, हमारा जो है नाम शोहरत भी अच्छी हो जाएगी। तो 10वां भाव हमारे स्टेटस का है, तो जो है मान सम्मान का भी है। और 11th हाउस हमारी इच्छाओं की पूर्ति है।
तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। इसका मतलब हम इतना पैसा कमा लेंगे कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जी क्लियर? जी जी जी। तो आज हम जो है केवल जो है ये 2 ही चीजें लेते हैं, और अगली स्टेज में हम कुछ और नया लेंगे। अगले संडे को अगले संडे को भी यही तरह की क्लास चलेगी, वो भी फ्री होगी, कोई भी ज्वाइन कर सकता है उसे। ठीक है? तो फिलहाल जो है हम जो है, और कोई ज्वाइन करना चाहे तो अभी हमारी जो है कंटिन्यू कर सकता है कि अब अगली क्लास में जो है हमारे क्या होगा, जो हमारे बच्चे पाराशरी कर चुके हैं वो अपनी कुछ क्वेरी रखेंगे। तो जो क्वेरी रखेंगे आप चाहें तो सुन सकते हैं पाराशरी को भी, और आप चाहें कि आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपना एग्जिट भी कर सकते हैं। तो हम जो अगले क्वेश्चन जो हमने पाराशरी पढ़ाई है बच्चों को, तो कुछ बच्चे अपनी क्वेरी लेके बैठे हुए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। आप चाहें तो सुन सकते हैं। ठीक है? अब बताइए आकांक्षा, तुम्हारी क्या क्वेरी है? डेट ऑफ बर्थ बताऊं जिनका है? मैं डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ। ठीक है सर। क्या डेट ऑफ बर्थ है? मैं बताती हूँ, एक मिनट। सर 17/6/1989। 17/6/1989 टाइम 5:45 PM 5:45 PM। कैथल है? कैथल? कैथल से हैं, कैथल। हाँ, कैथल हरियाणा। सर क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ पूछो। सर मैं इनका सेकंड बेबी का देख रही थी, हाँ जी। जिसमें इनको प्रॉब्लम आ रही है। इन्हें पूछा था, इनका क्वेश्चन था कि मेरा सेकंड बेबी कब हो सकता है। देखिए पहली बात तो ये है कि हम जो है मेल और फीमेल की दोनों की हॉरोस्कोप देखेंगे, एक की नहीं देखेंगे। पहले ये दिमाग में रखा करो। पहले हम ये फीमेल की है मेल की है? फीमेल है? फीमेल फीमेल की है। चलिए पहले फीमेल पे देख लेंगे। तो तुमने क्या देखा पहले ये बताओ, फिर मैं बता दूं। सर एक तो इसमें जो इनका जो सेकंड हाउस का स्वामी है वो 8th में बैठ गया है। सेकंड हाउस का स्वामी 8th में बैठ गया है। सेकंड का स्वामी कहाँ बैठा है? 7वें भाव का स्वामी। इससे कम भी आ जाएंगे तो देखिए हाँ, 7वें भाव का स्वामी 8। पहले ये एक समझिए, 7वें भाव का वो सेकंड बेबी की बात कर रहा है। तो पहले आप डॉक्टर एम के करके हैं, उनको म्यूट कर दीजिए, साउंड आ रहा है पीछे से बहुत। इसमें सेकंड भाव का जो है, देखिए उसका सेकंड बेबी की बात कर रही हो पहले तो आप ये समझो। तो फर्स्ट बेबी हम देखते हैं 5th हाउस से, सेकंड बेबी देखते हैं हम 7th हाउस से, थर्ड बेबी देखते हैं हम 9th हाउस से, और फोर्थ बेबी देखते हैं हम जो है 11th हाउस से, और 5th बेबी देखते हैं हम लग्न से, 11th हाउस से। ये तो आप लोगों को पता है। तो हम जो है सेकंड बेबी के लिए हम 7th हाउस देखेंगे। 7th हाउस क्या है हमारा? 7th हाउस का स्वामी हमारा 8th में बैठा है। ठीक है?
तो 7th हाउस का स्वामी जब 8th में बैठा है तो डेफिनेटली है वो खराब जगह बैठा है सेकंड बेबी के लिए। अच्छा, दूसरा जो है उसकी जो है शुक्र की अवस्था क्या है, अवस्था क्या है, वृद्ध अवस्था का है, ओल्ड अवस्था का है। तो ग्रह में स्ट्रेंथ भी कम है जी। और सेकंड बेबी के लिए जो भाव है हमारा ये वाला जो हमारा जो शुक्र है, इसके ऊपर किस किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, उसकी दृष्टि आ रही है हमारी राहु की दृष्टि आ रही है, शनि की शनि की दृष्टि आ रही है। शनि की तो 2 ग्रहों की दृष्टि आ रही है। दोनों ग्रह कैसे हैं, हमारे पापी ग्रह, मैलेफिक है, मैलेफिक ग्रह हैं। तो 2 ग्रहों की दृष्टि आ रही है, तो सेकंड बेबी में बाधा तो है जी। दूसरा जो है ये बैठा है किसके साथ में, कंजंक्ट है हमारा सूर्य के साथ कंजंक्ट है। तो सूर्य भी इसका मित्र नहीं है, नहीं है। दृष्टि राहु और शनि की आ रही है। सूर्य, मंगल, राहु और शनि, सूर्य, मंगल, राहु और शनि, ये 4 ग्रह जिस भाव को पे दृष्टि देते हैं तो ये ग्रह क्या करते हैं, उस भाव के सुख को हर लेते हैं, उसको कम कर देते हैं। अब इसमें जो है हमारा इन्वॉल्वमेंट शुक्र का कहाँ हुआ, शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हुआ सूर्य से, राहु की दृष्टि आई, शनि की दृष्टि आई। जब 3 ग्रहों की दृष्टि आ जाती है तो जो है उस भाव का सुख जो है हमें मिलने में बाधा हो जाती है, एक बात। दूसरा क्या है कि हमारा जो 7वां भाव है इसमें कौन ग्रह बैठा है, वो बैठा है हमारा बुध और बृहस्पति। तो बृहस्पति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है पाराशरी में कि जो ग्रह बृहस्पति जहां बैठता है वहां पर ध्यान नहीं देता। बृहस्पति क्या है, बृहस्पति एक तरह से हमारे देवताओं के गुरु हैं और गुरु का काम है ज्ञान को फैलाना। गुरु का काम है लोगों को अंधकार से बाहर निकालना, मतलब प्रकाश देना उन्हें, जिससे उन्हें दिखने लगे, उन्हें सही मार्ग दिखाना, ये गुरु का काम है। परंतु जो है जब प्रकाश दिखेगा, जैसे हम दीपक जलाते हैं और दीपक हमने जलाया तो वो चारों तरफ जो है रोशनी फैला देगा, परंतु दीपक के तले अंधेरा रहेगा। कहते हैं ना दीपक तले अंधेरा रहता है, दीपक के नीचे उसकी परछाई जो पड़ेगी वो अंधेरा रखेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जहां बृहस्पति दृष्टि देता है वो उसकी पॉजिटिव होती है, परंतु जहां बृहस्पति बैठता है उस भाव का ध्यान ही नहीं रखता। तो बृहस्पति तो संतान देने के मूड में ही नहीं है, उनका दिमाग ही नहीं लग रहा सेकंड संतान के लिए। और सेकंड भाव का स्वामी जो है, सेकंड हमारी जो है संतान का जो 7वां भाव का स्वामी है, जो 8th में बैठा है, जो खराब जगह बैठा है और 3 पापी ग्रहों की दृष्टि आ रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि संतान हमारी सेकंड बेबी हो, परंतु होगी कब, होगी जब शुक्र की दशा आएगी। इसमें शुक्र की दशा सितंबर 2020 से चल रही है। हाँ। और ये रहेगी जो है जनवरी 2024 तक। 24 तक। इसका मतलब पीरियड तो चल रहा है, पर वो पूछ क्यों रही है, इसका मतलब कंसीव होने में दिक्कत आ रही है उसे। हाँ। जब कंसीव होने में दिक्कत क्यों आ रही है कि इतने मेलेफिक प्लेनेट्स जो है उसको देख रहे हैं, इसलिए उसको दिक्कत आ रही है। तो अब कब होगा, वो कब होगा जब हम जो है इन 3-4 ग्रह जो हैं उनका उपाय करेंगे, तभी संतान जो सेकंड बेबी होगा। नहीं तो यदि प्रेगनेंसी हो भी गई
तो बच्चा डेवलप नहीं करेगा और उसे अवॉर्ड कराना पड़ेगा। दूसरी भाषा में मिसकैरेज जो भी हो सकता है या अवॉर्ड कराना पड़ सकता है। कैसा, उसमें धड़कन नहीं आई, उसमें जो है ये नहीं आया, और डॉक्टर ने कहा कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसे गिरा दीजिए। तो ऐसी स्थिति जो है सेकंड बेबी में रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया कि किस तरीके से देखते हैं। रेमेडी तो तुम बता ही दोगी, बता ही रखा है। मजा आ रही थी कि मैं राहु का फिर क्या कहते हैं, मैं राहु का क्या कहते हैं उनको दाना बोल सकती हूँ, सूर्य पे जल। वो जो भी करना है वो तू बता सकती है, वो मुझे पता है। ठीक है, एक और कंफ्यूजन है। हाँ सर, मतलब नॉर्मल है, जो मेरे को समझ कम आ रहा था वो ये था, जब हम किसी की कुंडली मिलाते हैं तो हम कौन कौन सी मेन चीजें हमें देखनी चाहिए जब हम किसी की भी कुंडली मिलाते हैं? एक तो गुण, हमें मैं कितनी बार कह चुका हूँ, हम गुणों को महत्व नहीं देते। हाँ वो तो मेरे को पता है। फिर हम एक ये देखें उनके लगन, और जो दोनों के लगन मित्र हैं या शत्रु। तो हमें इसलिए देखने होते हैं, मजबूरी है कि, और जो 90% या 95% पंडित जो गुणों पर ही आधारित हैं, तो गुण तो हमें मजबूरी में देखने होते हैं बताने के लिए, परंतु गुणों का कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है? कि हमने जो है जो 32 गुण मिले और वो डाइवर्स हो गए, और जिनके 8 गुण मिले, 15 गुण मिले, 13 गुण मिले, 10 गुण मिले, 4 गुण मिले, 16 गुण मिले, उनके डाइवर्स अभी तक नहीं हुए। 25-25, 30-30 साल शादियों को हुए और कभी आपस में झगड़े ही नहीं होते उनमें। तो इसलिए हम गुण को कैसे मान लें कि गुण की थ्योरी सही है? इसलिए गुण की थ्योरी सही नहीं है। गुण की थ्योरी आज से 20-25 साल पहले हो सकता है सही होती हो, जब लोगों के पास इतने अवेयर नहीं थे, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, घर में जैसे रखा चुपचाप घर में घूंघट में रह रहे हैं, रोटी खाने को मिल गई, शांति से काम कर लिया, अपने सो गए, बस यही काम था। आजकल जो है लेडीजें उस टाइप की नहीं है, सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब जो है हर लेवल पर बात करते हैं, हर आदमी जॉब करने लगा है, बच्चियां जॉब करने लगी हैं, लड़कियां कमाने लगी हैं, तो जो है उसमें जो बर्दाश्त करने की आदत है वो कम हो गई। तो हम क्या देखते हैं, गुणों को उतना महत्व नहीं देते। गुण मिले या नहीं मिले उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम ये सबसे पहले देखेंगे हमारा सप्तम भाव पीड़ित तो नहीं है। हमारा जो है, जैसे हम पति की कुंडली देख रहे हैं तो देखेंगे उसका 7वां भाव जो पत्नी का है, क्या पत्नी हमें सुख देगी? क्या पत्नी हमें सुख देगी? पहली चीज। ये 7वां भाव हमारा डिस्टर्ब है, तो डेफिनेटली है उसे पत्नी से सुख अच्छा नहीं मिलेगा। दूसरा, 7वें भाव को कैसे देखेंगे, वो मैंने जैसे बताया, या 7वें भाव के स्वामी पे या 7वें भाव को पापी ग्रह देख रहे हैं तो अशुभ फल देंगे, और जो है पॉजिटिव ग्रह देख रहे हैं तो शुभ फल देंगे। सिंपल। और इसके अलावा हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जिससे हम शादी करने जा रहे हैं उसकी आयु की पोजीशन क्या है। भाई जो है, हम पहले ये भी तो देखेंगे कि मार्केट की दिशा तो नहीं चल रही। हम सेकंड स्टेज पे ये देखेंगे कि भाई मार्केट की दिशाएं तो नहीं चल रही है, कोई दशाएं ऐसी तो नहीं चल रही हैं जो कि मालूम पड़ा ये डिप्रेशन में रहती हो, कहीं ऐसा तो नहीं है ये बीमार रहती हो, ऐसी दशाएं तो नहीं चल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है ये जो है इसका आए दिन एक्सीडेंट होते रहो, 8th भाव की दिशा तो नहीं चल रही है। अच्छा, तो ये सबसे पहले सेकंड स्टेज पे ये भी देखेंगे। सपोज मान लो केतु की दिशा चल रही है या राहु की दिशा चल रही है या और कोई ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जिस दशा के अंदर वो बीमार रहेगी या वो डिप्रेशन में रहेगी या बहुत झगड़ा करेगी घर के अंदर। कहीं मंगल इतना स्ट्रांग तो नहीं है जो झगड़ालू स्वभाव की हो, न सास की सुने, न ससुर की सुने, न पति की सुने, अपनी अपनी चलाए। हम ये भी देखेंगे। ठीक है। और क्या देखेंगे,
हम मार्केश देखेंगे कि मार्केश की दिशा तो नहीं चल रही, और मार्केश की दिशा ये चल भी रही है क्योंकि ये 7वां भाव मार्केश भी है और 7वां भाव शादी विवाह का भी है। पर ये देखेंगे कि 7वां भाव किस स्थिति में बैठा है, माँ दिशा से अंतर दिशानाथ की क्या पोजीशन है, माँ दिशा का स्वामी या 7वें भाव की दिशा चल रही है, तो हम ये देखेंगे हमारा जो 7वां भाव का स्वामी है पॉजिटिव जगह बैठा है, नेगेटिव जगह बैठा है, क्या वो जो है किसी चीज को इग्नोर कर रहा है, क्या किसी चीज को मार्केश बना रहा है या कष्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है, लाभ दे रहा है। कि 7वां भाव हमारा व्यापार का भी है, 7वां भाव हमारे इंटरेक्शन का भी है, लोगों से मिलने जुलने का भी है। तो हम ये देखेंगे हमारी जो दशा है, महादिशा है, वो हमेशा मार्केश तो बनेगी नहीं, तो उसका भी निगाह करेंगे। और हमारा जो 12th भाव है, जो 12वां भाव है, वो हमारा बेडरूम है। 12वां भाव बेडरूम का होता है, तो हमारे फिजिकल रिलेशन जो है बेडरूम में कैसे रहेंगे। कई बार क्या होता है, 12वां भाव जब खराब होता है तो पति पत्नी वैसे ठीक रहते हैं, जब फिजिकल रिलेशन की बात आती है तो झगड़े हो जाते हैं 12वां भाव डिस्टर्ब होने की वजह से। तो हम जी भी देखते हैं। तो एक कुंडली को मिलाने के लिए हमें इतनी सारी चीजें देखनी चाहिए। यदि इन सारी चीजों को हम देखेंगे और कुंडली की जो है उसका स्वभाव क्या है, पति का स्वभाव क्या है, लड़की का स्वभाव क्या है, दोनों के क्रोधी स्वभाव तो नहीं है, कैसे स्वभाव में आपस में एडजस्टमेंट है कि नहीं, लगन कौन कौन सी है, लगन के स्वामी एक दूसरे से गलत जगह तो नहीं बैठे हैं, ये सारी चीजें देखेंगे तब हम कुंडली का मिलान प्रॉपर करते हैं। और जब इस तरीके से हम कुंडली का जब मिलान करते हैं तो 100% उनमें झगड़ा नहीं होगा किसी भी हालत से। ठीक है, ठीक है। और बताइए। आपने जी सही तो है। है जी, आपने तत्व भी बताए थे, मतलब मिलान के लिए हाँ जी, भी एलिमेंट देख सकते हैं ना, हाँ एलिमेंट वाला, तत्व दैट भी इज आल्सो, कौन दैट किस इज आल्सो एलिमेंट का है, वो राशियों से भाई कौन सी लगन का है उसी से तत्व देख लेंगे। जी। और बताइए, और किसी की क्वेरी है। सर नमस्ते, विनीता बोल रही हूँ। सर ऑल्दो मैं आज ही आई हूँ, मैंने आपकी कोई भी पहले की क्लासेस नहीं की हैं। कोई बात नहीं है विनीता जी, बताइए। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो बर्थ टाइम का हम करेक्शन करते हैं, हाँ जी, क्योंकि वो बहुत सिग्निफिकेंट है ना, अगर हम उसके बिना जो भी कर रहे हैं तो हाउ डू वी गो अबाउट इट। देखिए इसमें मैं बताऊंगा आपको, उसमें दो चीजें हैं, एक तो लग्न होती है, एक नवांश होता है। जो लग्न होती है उसका एक चेहरा होता है और नवांश का भी एक चेहरा होता है। तो जो राशि आती हैं उनके अपने अपने चेहरे होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि यदि मेष राशि का आदमी है तो उसका सिर बड़ा होगा, क्यों कि मेष राशि का जो सिंबल है वो मेढ़ा है। मतलब रेक्टिफिकेशन के कई कई तरीके हैं, तो मैं पहला तरीका जो जनरली बता रहा हूं मैं आपको वो समझिए आप, कि मेष राशि का जो सिर बड़ा होता है क्योंकि उसका जो सिंबल है वो मेढ़ा है। जो मेढ़ा होता है उसका सिर बड़ा मजबूत होता है, वो जब लड़ता है तो सिर से ही टकराता है, सिर से ही वार करता है वो लड़ने के लिए। और वो इतना जिद्दी होता है मेढ़ा जो है कि जब तक वो जो है अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेगा, जब तक वो टक्कर मारता रहेगा, सामने वाले को छोड़ेगा नहीं। तो उसका सिर बड़ा मजबूत होता है और सिर बड़ा भी होता है। तो हमारी आंखों से ऊपर का जो हिस्सा होता है ये हमारी लगन होती है, और ये यहाँ से जो नीचे का हिस्सा होता है वो हमारा नवांश होता है। जब इन दोनों को कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपको पता चलने लगेगा, जब हम रीडिंग करेंगे, चेहरों को देखेंगे तो आप समझने लगेंगी
कि भाई इनका चेहरा मिल रहा है। जब जिसकी कुंडली में एक ही लग्न होगी और एक ही नवांश होगा दो लोगों की कुंडली में, तो आप देखेंगे दोनों का चेहरा जो है सिमिलर सा होगा। उसका कलर अलग हो सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी ग्रह की दृष्टि किसी और की आ रही हो, किसी कुंडली में शनि की दृष्टि आ रही है तो वो सांवला हो सकता है, किसी की दृष्टि जो है बृहस्पति की आ रही है तो वो गोरा हो सकता है, शुक्र की आ रही है तो वो गोरा हो सकता है, तो और मंगल की आ रही है तो उसके चेहरे पे लालामीपन हो सकता है। परंतु लगन की फेस रीडिंग सेम होगी, जिसका लगन और नवांश सेम होगा। इस तरीके के थोड़ा थोड़ा सा रीडिंग करेंगे तो हम एक तो जो है नवांश लेवल पर पहुंच जाएंगे। जब टाइम करेक्शन पे हम नवांश लेवल पे पहुंच जाते हैं, नवांश जो है 10 मिनट और 15 मिनट के बीच में रहता है। किसी किसी कुंडली में 10 मिनट में बदल जाता है, जो राशि छोटी होती है उनमें 10 मिनट में बदल जाता है, जो राशियां बड़ी होती हैं वो 13, 14, 15 मिनट में चेंज हो जाता है। तो ये हमें टाइम का, जैसे किसी ने बताया कि भाई हमारा 1 बजे से 2 बजे के बीच में टाइम है, आपने कैलकुलेट किया, लगन निकाली, हमने देखा भाई ये वाला चेहरा तो नहीं टैली कर रहा है, ये अगला स्टेप वाला मिल रहा है, तो हम अगले स्टेप पर जाके उसको जो है थोड़ा सा टाइम बढ़ा के उसको जो है वहां मैच कर लेंगे। जब वहां मैच हो जाएगा तो कम से कम हम जो है वो 10 मिनट 15 मिनट के बीच का लेवल को हम अचीव कर लेंगे, ठीक है ना। पर इसके आगे कैसे चलेंगे, फिर घटनाओं पे भी हम जा सकते हैं, फिर हम घटनाओं पे जा सकते हैं। घटनाओं को कैसे देखेंगे, घटना को हम किस तरीके देखेंगे कि जब हम जो है जैसे केपी का देख रहे हैं, तो केपी में आप देख रहे हैं कि हम सब लॉर्ड लेवल पर जा रहे हैं, नक्षत्र के आगे हम सब लॉर्ड पर जा रहे हैं। तो सब लॉर्ड हमारी कुंडली में क्या कह रहा है, क्या वो नेचर हमसे मिल रहा है, यदि वो नहीं मिल रहा तो उसको हम 5-6 मिनट और प्लस माइनस करके देख लेंगे, और सब लॉर्ड जो चेंज हो रहा होगा, क्योंकि जो है केपी के अंदर सब लॉर्ड जो है कई बार 2 मिनट में बदल जाता है, कई बार 5 मिनट में बदल जाता है, कई बार 7 मिनट में बदल जाता है। तो ये हम जो और अंदर डीप में चले गए, तो उस तरीके से हम जो है केपी के द्वारा और चेहरे की रीडिंग और नवांश के द्वारा हम उसकी और ज्यादा एक्यूरेसी में चले जाते हैं। तो हम जो है उससे केपी से हम जब सब लॉर्ड पकड़ लेते हैं तो हमारी मैक्सिमम 99% बातें फिर मैच करने लगेंगी, तो वो ठीक जो है टाइम करेक्शन हो जाता है। इसके अलावा भी जैसे जो है फिर भी हमें लग रहा है कि भाई जो है अभी भी कभी कभी किसी किसी ग्रह में वेरिएशन आ जाता है, तो वो आप हर भाव का जो प्रेडिक्शन चेक करेंगी तो उससे जो है आप जो है हम उसे जज कर सकते हैं कि इसका टाइमिंग 1-2 मिनट का वेरिएशन भी है, तो उसे भी चेक कर सकते हैं। वो होगा कब चेक, जब होगा जब आदमी 24-25 साल का हो गया होगा, तब उससे घटनाएं मैच करेंगे तब होगा। एक बच्चे का करेक्शन जो है हम केपी के द्वारा नहीं कर सकते, उसका केवल जो है चेहरे से और नवांश से, लगन और नवांश के द्वारा ही उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें 2-3 मिनट 5 मिनट का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से रेक्टिफिकेशन हम लोग यही करते हैं, बकाया और भी लोग अपने अपने तरीके से करते होंगे, मेरे को यही आता है। और किसी के कोई तो सर ये जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर जो आपने अभी यूज किए दोनों सॉफ्टवेयर, हाँ देखिए, एक तो मैं बताऊंगा आपको, जो सॉफ्टवेयर पहले मैंने जो केपी में किया था शेयर, वो तो फ्यूचर पॉइंट का है, फ्यूचर पॉइंट का सॉफ्टवेयर है लियो। और जो दूसरा सॉफ्टवेयर मैंने जो आपको बाद में शेयर किया, वो मेरा खुद का बनाया हुआ है, मैंने खुद बनाया है, उसमें 15 साल मैंने अपने दिए हैं बनाने में। तो वो अपनी सुविधा के लिए, जिससे कि जल्दी जल्दी प्रेडिक्शन में बता सकूं क्लाइंट को, कम टाइम में अच्छी से ज्यादा चीजें बता सकूं, इसलिए मैंने अपना सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। वो हर सॉफ्टवेयर में चाहे कितना भी महंगा खरीद लीजिए, वो सारी सुविधाएं उसमें नहीं मिल पाती हैं, चाहे 25,000 का ले लीजिए चाहे 40,000 का ले लीजिए, वो सारी चीजें मैंने अपने हिसाब से उसमें सेट कर रखी है। सर वो अवेलेबल है? नहीं, अवेलेबल नहीं है बेटा, क्योंकि ये मैंने अपने लिए बनाया, इसका कोई की नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो हमारे सॉफ्टवेयर में मतलब हमारे लैपटॉप पे ही चलता है, हमने वो देने के लिए उद्देश्य से बनाया है।
सर एक क्वेरी है। हाँ अंजलि बताइए। सर आपने ना पढ़ाया था त्रिक, त्रिष्टा, उपजय। त्रिष्टा, त्रिक, त्रिष्टा और उपजय। ठीक है। सर त्रिक का तो 6, 8, 12 हो गया। 6, 8, त्रिक स्थान हो गए 6, 8, 12, ठीक है 12, ठीक है। ठीक है। सर त्रिष्टा और उपचय में एक ही भाव का अंतर है, वो है 10, क्योंकि उसमें 3, 6, 11 है और उसमें 3, 6, 10, 11। सर इन दोनों में अंतर बता दीजिए। उसमें यही है, जो तृष्णा है वो तीसरा भाव, छठवां भाव और 11वां भाव, ये तृष्णा लॉर्ड है, तृष्णा कहलाएंगे। उपचय स्थान 3, 6, 10, 11 कहलाएंगे। जब तृष्णा भाव का स्वामी 3, 6, 11वें भाव का स्वामी जब 3, 6, 10, 11 उपचय स्थान पर बैठा होगा तो वो खराब फल नहीं देगा। और यह तृष्णा भाव का स्वामी 3, 6, 11 भाव का स्वामी यदि कुंडली में नीच स्थान पर बैठा होगा तो भी वो खराब फल नहीं देगा, नीच का होने के बावजूद। ये पढ़ाया है आपको। सर मतलब ये इन भाव के स्वामी इन्हीं भाव में बैठ जाएंगे तो वो खराब फल नहीं देंगे, या नीच में बैठ जाएंगे तो खराब फल नहीं देंगे? नहीं तो खराब फल देंगे। सपोज मान लो 3, 6, 10, 11 के अलावा तृष्णा लॉर्ड नीच का भी नहीं बैठा है, कहीं और जाके बैठ गया, 5वें में बैठ गया, चतुर्थ में बैठ गया, 9वें में बैठ गया, या उच्च का बैठ गया, तो वो खराब फल देगा, उस भाव को खराब कर देगा। ठीक है अंजलि? सर ठीक है। और सर सर त्रिक के साथ भी यही होगा? नहीं, त्रिक नहीं हो लगता है। त्रिक को जो है 6 नंबर जो है हमारा जो है बीमारी का है, हमारे रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, सेवा का है, नौकरी का है, कैश फ्लो का है, ये तो कई कामों का है। तो 6, 8, 12 के साथ वो ऐसा नहीं होगा। 8वां भाव दुर्घटना भी है, पीड़ा भी है, ऑकल्ट साइंस भी है, ज्योतिष भी है, रिसर्च भी है। तो हम 8वें भाव को खराब कैसे कह देंगे? यदि कोई आदमी रिसर्च कर रहा है तो उससे कहेंगे तो ये बहुत पीड़ा हो रही होगी, वो कहेगा भाई साहब मुझे तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो भाई वो तो काम ही रिसर्च का कर रहा है। वो आदमी ज्योतिष का काम कर रहा है, तुम उसे कहे जा रही हो तुम तो बीमार रहते होगे, तुम्हारे एक्सीडेंट होते होंगे, तो वो कहेगा कि जो मैडम सब गलत बता रही हो। क्यों? हम गलत इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, हमारी जो है हम गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं उसे। तो जो ज्योतिष का काम कर रहा है और जो है रिसर्च का कर रहा है तो पीड़ा काय के लिए होगी? यदि 12वें स्थान का स्वामी की दशा चल रही है, उससे कह रहे हैं आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। अरे यार वो तो विदेश से व्यापार कर रहा है, वो नौकरी विदेश में कर रहा है, या मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा है, वो विदेश से ऑलरेडी लिंक है, तो वो बीमार काय के लिए होगा? वो हॉस्पिटल क्यों जाएगा? नहीं जाएगा ना। ठीक है ना? और अंजलि और कुछ? नहीं सर, बस यही एक नोट कर लिया सर जो आपने बोला था। और किसी की कोई क्वेरी? अंकल एक हॉरोस्कोप है, उसमें एक चीज पूछना था। मैं डालूं? हाँ, 19 अक्टूबर 1997। एक मिनट। 19 अक्टूबर 1997। 1997 टाइम अंकल 17:35। 17:35। हाँ, और ब्यावर राजस्थान, अजमेर के पास ब्यावर राजस्थान। WAR ब्यावर राजस्थान। जी यही है।
हाँ जी, हाँ क्या अंकल, देखना है? इसमें फर्स्ट जॉब जो लगी थी, फर्स्ट जॉब लगी थी वो शिपिंग में लगी थी। शिपिंग वाली जॉब का ऑफर लेटर आ गया, बट वो जॉब चली गई। सेकंड जॉब जो लगी वो बैंकिंग में लगी है, बट वहाँ पे परेशान बहुत कर रहे हैं, मतलब सही चल नहीं रहा सेकंड जॉब बैंकिंग में। तो जॉब आगे कंटिन्यू या इनके लिए बिजनेस ही सूट करेगा, कि जॉब में है नहीं। अब फर्स्ट जॉब का देखा था जो कैंसिल हुई, क्योंकि देखिए उसमें ऐसा है, फर्स्ट जॉब कब लगी? लास्ट ईयर अगस्त 2021। 21 में। हमारी देखिए नहीं दशा अंकल, कौन सी चल रही है? लगी थी मई 2021, सॉरी मई कोई 2021 में बात नहीं है, मई 2021 में लगी। हाँ चंद्रमा की, हाँ चंद्रमा में। चंद्रमा किसका कारक है? जल का कारक है। चंद्रमा जल का कारक है, तो वो लगी शिपिंग में ही, जल के लिए। तो चंद्रमा जल का कारक है, और महादशा चल रही है राहु की। देखिए राहु राहु की, क्या है? राहु बैठा छठवें स्थान पर। जी छठवां भाव हमारा नौकरी का है। नौकरी का है। तो राहु नौकरी देना चाह रहा है, ठीक है। पर हम्म, अंतर्दिशा किसकी चल रही है? वो चल शुक्र रही की। है शुक्र की। और शुक्र हमारा कहाँ बैठा है? हमारा बैठा है हमारा 9th भाव में, नाइन्थ हाउस में। 9th हाउस में बैठा है। और स्वामी कहाँ का है? 8th का। 8th का। और थर्ड हाउस का। थर्ड हाउस का। तो थर्ड हाउस 4th को नेगेट कर रहा है। जी। 4th हाउस हमारा किसका है? हमारे सुख का है। चौथा भाव हमारे सुख का भी है, हमारे घर का भी। तो सुख का स्वामी शुक्र जिसकी दशा चल रही है, वो तीसरे का स्वामी है। इसका मतलब शुक्र की दशा हमारे सुख को कम कर रही है। जी। दूसरा जो है, शुक्र जो कहाँ का स्वामी है? वो स्वामी है हमारे अष्टम का। 8वें भाव का। 8वां भाव काय का है? पीड़ा का। पीड़ा का। पीड़ा का है। जी। कि यदि ये रिसर्च का काम करे तो पीड़ा नहीं होगी, पर तो ये तो सिंपल नौकरी कर रहा है। और अब आपने बताया उसको बैंक में नौकरी मिली है। हाँ बैंक में मिली है। बैंक की नौकरी को हम किससे देखते हैं? हम देखते हैं सेकंड हाउस से। और किससे देखते हैं? हम देखते हैं बुध से। बुध हमारा बुध से। फाइनेंस का ग्रह है, और सेकंड भाव को देख रहा है। तो उसने क्या किया? बुध ने नौकरी तो दे दी बैंक की, पर तो बैठा कहाँ पर है? अष्टम में। फिर पीड़ा। तो कष्ट देगा कि नहीं देगा? पीड़ा तो देगा ना। दे रहा है। दे रहा है। तो जब तक ये अष्टम भाव को नहीं जिएगा, जब तक ये अष्टम भाव को नहीं जिएगा, ऐसा आदमी यदि ज्योतिष सीखना शुरू कर दे, या ऑकल्ट साइंस में चला जाए, या रिसर्च करना शुरू कर दे, तो इसको पीड़ा नहीं होगी और वही नौकरी इसको अच्छी लगने लगेगी। क्योंकि जब तक हम अष्टम भाव को नहीं जिएंगे, वो हमको जो है नौकरी बैंक की भी कष्ट देती रहेगी। क्योंकि हमारा बुध ग्रह अष्टम भाव में बैठा है, और बैंक की नौकरी देने वाला ग्रह बुध ही होता है। जी ठीक है। तो आपकी समझ में आ गई कि जो ऐसे कष्ट क्यों हो रहा है? ना वो अंकल आ गए। अंकल ये जैसे मैंने एनालिसिस कर रहा था कि अगर फैक्ट्री का लगा के खुद बिजनेस करें तो वो भी इन्हें फ्रूटफुल रहेगा। नहीं, बिजनेस कैसे जो है अपने देखें, बिजनेस देखेंगे हम सप्तम भाव से। सप्तम भाव से, जी। ठीक है। तो हम पहले देखें उसके कैरियर के बारे में। तो उसका कैरियर का ग्रह कौन है? बृहस्पति। गुरु। बृहस्पति। बृहस्पति क्या कैसा बैठा है?
त्रिष्ठा में बैठा है बृहस्पति नीच का और बैठा है, शनि की राशि और नीच शनि का की बैठा है, राशि शनि में की नीच राशि का बैठा है, नीच का बैठा है जी। तो बृहस्पति हमारा नीच का बैठा है और बृहस्पति देख कहाँ रहा और है, वो भी बृहस्पति देख कहाँ रहा है, हमारे तीसरे भाव को देख रहा है, तीसरे पंचम दृष्टि से, साथ में हमारे पांचवें भाव को देख रहा है पूर्ण दृष्टि से, और हमारे नौवें भाव को देख रहा है हमारे नाइन्थ दृष्टि से। तो इसका मतलब हमारे कैरियर का ग्रह नाइन्थ से संपर्क बनाए हुए है, बनाए हुए परंतु जो है हमारा बृहस्पति छठवें से तो कोई संबंध बनाए हुए नहीं है। नहीं, जब हमसे कोई छठवें से संबंध उसने बनाया ही नहीं है तो डेफिनेटली ये नौकरी में ये सेटिस्फाइड रहेगा भी नहीं, क्योंकि हमारा कैरियर वाला ग्रह है हमारे नौकरी भाव से कहीं भी संबंध नहीं बना रहा जी। न तो जो है दृष्टि से, ये तो हमारे सूर्य जो है न तो बृहस्पति के घर को देख रहा है, न बृहस्पति को देख रहा है, न बृहस्पति के घर को देख रहा है, न बृहस्पति की राशियों को देख रहा है। इसका मतलब हमारे छठवें भाव का स्वामी सूर्य जो है उसका कैरियर वाले ग्रह से कोई संपर्क नहीं है। छठवां भाव क्योंकि नौकरी का है और नौकरी का है तो नौकरी से कोई संबंध नहीं बना रहा, और हमारा कैरियर का ग्रह क्योंकि हमारे सप्तम भाव को देख रहा है तो हम सप्तम का काम करेंगे, यदि हम व्यापार करेंगे तो हमें 100% सफलता मिलेगी जी, मिलेगी। ठीक है, ऐसे डिसाइड करेंगे कि हम व्यापार करें या नौकरी। यदि इसका जो है हमारा बृहस्पति कैरियर का ग्रह यदि किसी भी तरीके से छठवें भाव से संबंध बना लिया होता, छठवें भाव से संबंध बना लिया होता तो डेफिनेटली वो स्टार्टिंग में नौकरी करता, नौकरी अच्छी लगती, उसके बाद में कभी बृहस्पति की दशा आती तो वो व्यापार की तरफ डाइवर्ट हो जाता। जी, तो इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है जी। तो आज की क्लास यहीं एंड कर दें। ठीक है, ठीक है, अगली बार भी क्लास होगी, जो ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। ठीक है, सभी को जो है शुभ रात्रि। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू गुड नाइट अंकल जी। नमस्कार सर। थैंक यू सर। सर जी प्रणाम। खुश रहो।